नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। S7 के संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय आज हम लखनऊ में हैं, हमारे साथ में मारूफ मिर्जा साहब हैं जो कि कुलपति हैं। उनसे हम संवाद के तहत खास बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम संवाद में। थैंक यू सर, जिस तरह से पूरे देश में क्या पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैला हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं हैं। आप इतने बड़े एक शिक्षण संस्थान को चला रहे हैं, क्या क्या समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा और कैसे आपने की तैयारियां, हमसे बताइए। सबसे बड़ी बात तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस शख्स को जो डिजिटल इंडिया के सपने को हकीकत में बदलना चाहता है। और आज इस कोरोना ने जो एक बहुत बड़ी विश्व आपदा है, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है जी, जो एक सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंज, और उस चैलेंज को शिक्षाविद अगर अवसर में ना बदल पाए तो फिर वो शिक्षाविद नहीं है। तो उसी तरह हमारा भी ये मानना है कि इस कोविड में जो दिक्कतें आई, जो लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, जो परिवर्तन आया पूरे विश्व में, और इसमें ये भी कहेंगे कि एक नए धर्म ने जन्म ले लिया। उस धर्म का नाम पूरे विश्व में एक धर्म हो गया जिसका नाम मानव धर्म। सारे धर्म घरों के अंदर वापस लौट गए और एक धर्म घरों के बाहर आ गया, वो है मानव धर्म, इंसानियत, मानवता, ह्यूमैनिटी। इसलिए किसी को फायदा हो या ना हो, लेकिन हिंदुस्तान को बहुत बड़ा फायदा इससे हुआ कि वो जो इस वक्त विश्व पटल के ऊपर जिस तेजी से टेक्नोलॉजी के पीछे आदमी भाग रहा था, इस कोरोना ने हमें उसके साथ चलना सिखा दिया। जब हम टेक्नोलॉजी के साथ चलने लगेंगे, चलना सीख जाएंगे, तो फिर जो अभी तक दिक्कतें आती थी जी, अब वो दिक्कतें दूर होना शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे, स्लोली बहुत अच्छे तरीके से। जैसे कल या हम आप कभी हॉल में जाते हैं जी, 3 घंटे की पिक्चर देखते हैं तो 100% कंसंट्रेशन दे के आते हैं। लेकिन जब इस कोरोना और कोविड में हमने ऑनलाइन टीचिंग शुरू की, तो जब क्लास में बच्चा आपको 80% कंसंट्रेशन के साथ रहता है, तो ऑनलाइन 20% ही देगा जी। लेकिन वो महसूस किया, हमने जो फीडबैक लिया, देखा वो 20% जो फीडबैक था, जो कंसंट्रेशन था, आज उसका वक्त की जरूरत के हिसाब से, प्रॉम्प्टनेस, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी के साथ वो टाइमिंग के हिसाब से ऑनलाइन आ जाता है जी, जी, जो भी टीचर्स ने जो भी क्लास का टाइम रखा। अगर हम इसमें 100% इसमें भी कामयाब हो गए, तो आप समझ लीजिए कि फिर हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ खड़े हैं। और आज का दौर वो है जिसके हाथ में टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी के साथ चलेगा वही दुनिया के ऊपर अपनी छाप छोड़ेगा। आज दुनिया जा रही है चांद के ऊपर, आज दुनिया ढूंढ रही है, सोने का एक मंडल मिल गया उसको, ग्रह मिल गया, उस पे लगी हुई है। तो जी, हिंदुस्तान जिस ऐसा एक देश है जहां अनेकता में एकता है। अच्छा, मैं एक बात समझना चाहता हूं आपसे कि जिस तरह से अगर देखा जाए तो अचानक एक तरह से मार्च के बाद में लॉकडाउन हुआ कुल मिला के, और बहुत ही असमंजस की स्थिति थी, तो क्या क्या समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा? क्योंकि एकदम से कोई चीज आ जाती सामने, किसी ने सोचा नहीं था कि कोरोना वायरस नाम की कोई बीमारी भी आएगी और जिसकी कोई अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है। तो एक दहशत का माहौल भी था। कैसे देखा आपने और कैसे फेस किया उन चीजों को, कैसे आपने खत्म करने का प्रयास किया? हाँ, जाहिर सी बात है, जब कोई अचानक कोई चीज आती है तो एक जब दुनिया सहम गई जी, तो सहमा तो थोड़ा भारत भी। लेकिन जब विजनरी, सरपरस्त और एक अच्छी लीडरशिप आपको सपोर्ट कर रही हो कि घबराओ नहीं, हम हैं, मैं नहीं, हम हैं, तो उस हमने टाइम टू टाइम जो स्टेप बताए और जो पूरे भारत के देशवासियों ने उसको जी पालन किया, उन दिशा निर्देशों का, और उसको एहसास नहीं होने दिया
इसमें जो चाइना ने की तरफ से ये वायरस निकला, तो हम तो शुरू में तो हम निंदना कर रहे थे, निंदन उसके कंडेम आज भी करते हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि ये इस चैलेंज को हमने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया। हमें जीने का तरीका आ गया, हमें इस आपदा से लड़ने की शक्ति मिल गई। और वो कैसे मिल गई, हमने देखा कि जब हमने ये तय कर लिया कि नहीं, हमें दूसरों के काम आना है इसमें, और शिक्षाविद होने के नाते अगर हम इस चीज को अपने आप में नहीं रखेंगे, अपने समाज को नहीं बताएंगे कि डू और डू नॉट, ये करो और ये ना करो जी। और एक जो इस समय मैं समझता हूँ एक गांव का भी इंसान है, वो समझ गया कि इससे कैसे बचा जा सकता है। बस ये समझिए कि जरा सी भी हम अनदेखी किसी वक्त किसी काम में करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। वही इस समय है, अगर ये कोरोना जिस तरीके से है, तो आपको सिर्फ अपने प्रति कॉशियस रहना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तानियों नहीं, दुनिया के हर इंसान से कहना चाह रहा हूं कि केवल अपनी और अपनी बॉडी के प्रति केवल कॉशियस रहिए। आपको खुद एहसास होगा जी। ये लापरवाही होती है कि आपको अगर 99 और 100 बुखार है तो आप सोचते नहीं है। 99 महसूस होते वक्त अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया तो आप बच गए। उसी तरह आपको जरा सा भी महसूस हुआ, जो साइंटिस्ट ने, हमारे भारतीय साइंटिस्ट ने, जो हमारे वेल एक्सपीरियंस्ड लोगों ने बताया, हमें उस पर अमल करना है जी। मैंने यहाँ वेबिनार किए, बड़े अच्छे उसके ऊपर लेक्चर हुए, जिसमें उन्होंने कहा देखिए आपको कभी भी लगे आप कुछ न कीजिए, आप वेट लिफ्टिंग छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, 3 काम जरूर कर लीजिए और 3 समय कर लीजिए कि आप रोज सुबह एक बार कस के सांस लीजिए और रोकिए, और रोक के एक झटके से बाहर फेंक दीजिए और 4 बार खुद खांस लीजिए। तो आप अगर ये एक्सरसाइज भी करेंगे तो आपको कभी कोरोना रुकने नहीं पाएगा, अगर पहुंचेगा। और कोई ये नहीं कह सकता मुझे कोरोना नहीं हुआ। हुआ और कितनी देर रुका, किसी के गले में 5 मिनट, किसी के गले में 5 घंटे, जिसकी जितनी इम्यूनिटी थी या जितना जो आदमी अवेयर था उतने जल्दी उसने भगा दिया। और उस तरीके से तो मैं समझता हूँ, मैंने तो यहाँ इस यूनिवर्सिटी में क्वारंटाइन सेंटर बनाया था, क्योंकि वो दिन ऐसे थे कि मैंने देखा कि ये यूनिवर्सिटी तो लॉकडाउन हो गया, तो ये तो सरकार की यूनिवर्सिटी है ना, तो मैंने खुद सोचा कि मैं सरकार को कैसे यहाँ से सहयोग करूं। तो मैंने खुद ऑफर दिया, नगर निगम की तरफ से सारे वाइस चांसलर लखनऊ के थे, मेयर साहिबा थी और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे। उन्होंने जब बात की तो मैंने कहा मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी पहले ही से कह रहा हूं कि आप रिजर्व कर लीजिए और इसको सैनिटाइज करा लिए। इन द केस ऑफ इमरजेंसी हमें ये मौका मिलेगा कि हम काम आए तो हम आपको मौका देंगे कि आपके साथ हम सरकार को आपके माध्यम से सहयोग दे सके। और वो समय आया, डीएम ने और शासन ने, प्रशासन ने, सब ने इसको यहाँ बनाया और लोग आए, बहुत उनको किसी को तकलीफ नहीं हुई किसी चीज की, और ठीक होके गए। चलिए, अगर देखा जाए तो आप इस संस्थान के मुखिया हैं, अगुवा हैं, जाहिर सी बात है जब समस्याएं सामने आई तो बहुत बड़ा परिवार भी है आपका, बहुत सारे लोग आपके साथ में जुड़े हैं, उनकी किस तरह से व्यवस्थाएं की आपने कि उनको बहुत समस्याओं का सामना ना करना पड़ा? हाँ, जाहिर सी बात है, मैंने तो जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी तब मैंने कहा था कि मैं मुखिया नहीं हूँ, इस बाग का माली हूँ। ये मेरा पहला इंटरव्यू था किसी चैनल पे। दूसरा, मैं ये घर में कहता हूँ जब बच्चे हमारे रोकते हैं, पापा रुकिए ये काम करना है, मैंने कहा नाउ आई एम नॉट द फादर ऑफ 3 किड्स, आई एम द फादर ऑफ मोर देन 2500। ग्रेट, या मैं इस समय खाली बेटा आप कर। तो ये एक स्पिरिट से मैंने काम किया, जहां पे जब जिसको जैसी जरूरत पड़ी तो हमने, ये मेरा मानना भी है, जियो तो औरों के लिए जियो, अपने लिए तो सब जीते हैं, और दूसरों के लिए जीने के बाद जो मजा आता है वो शायद
नहीं आता है, तो हमें खुद बड़ा अच्छा लगा कि मैंने डॉक्टर्स के रूम को खुद सैनिटाइज किया, ये कहते हुए कि आप ये ना फील करिए कि एक वाइस चांसलर भी आपके साथ खड़ा है। अगर आप पेशेंट के साथ खड़े हैं किट पहन के, तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो एक अच्छे माहौल में यहाँ हमने देखा, ये स्टूडेंट फैसिलिटी सेंटर है और इसी के पीछे गेस्ट हाउस है जी। लगभग 100-150 लोग पूरा यहाँ आके और सब अच्छे होके गए, किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं आई। और मैंने भी एक बात आपसे कही कि अब हिंदुस्तान और दुनिया में अब सरहद नाम की चीज नहीं है, बाउंड्रीज खत्म हो चुकी है। और जो हिंदुस्तान की तरफ से एक आवाज निकली थी वो आज सच दिखाई दे रही है, वो है वसुदेव कुटुंबकम। पूरा विश्व एक परिवार है जी जी जी। अब हमें ये बात सही है कि विश्व एक परिवार है और हर परिवार का एक मुखिया होता है। शानदार सोच है आपकी। और अगर इस तरीके से हम लोग चले और जो जज्बा मैंने देखा कि जो जिस समय ये हुआ कि जो जहां का मूल निवासी है, श्रमिक प्रवासी, जब उनसे कहा गया कि आप लोग अपने अपने जगह निकलिए, तो जो कोई 1200 किलोमीटर पैदल चल रहा है, कोई 400, कोई 500, कोई 200, लेकिन वो तो चले, लेकिन वो तो उनका इम्तिहान था। लेकिन वो जिस सड़क से गुजर रहे थे तो वहां के निवासियों का भी इम्तिहान भगवान ले रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। कि देखो ये पैदल चल के आ रहा है, तुमने घर से निकल के उसको पानी पिलाया जी, तुमने घर से निकल के उसको भोजन पहुंचाया, लेकिन सरकार इंडिविजुअली हर व्यक्ति के लिए नहीं पहुंच सकती। जी, जी। ये लोगों को सोचना होगा। लेकिन वो इंडिविजुअली कैसे पहुंचेगी, जब हम समझेंगे कि हम भी सरकार है। जहां पे जिस टाइमली जिस चीज की जरूरत है उस चीज के ऊपर अगर एक शिक्षाविद और एक अवेयरनेस रखता हुआ व्यक्ति, एक अवेयर इंडियंस अगर एक्शन पे आ जाएगा, तो यही नहीं है, ये तो बहुत छोटी चीज है, 10 साल के अंदर आप डेवलप नेशन बन जाएंगे। लेकिन मुट्ठी को बंद करना पड़ेगा। अगर ये चुंगलिया कमजोर जरूर है जी, लेकिन इसके बगैर अधूरा कहता है। हम पूरा एक हमारा ये ह्यूमन जो हमारी बॉडी है, इसमें कोई एक छोटा सा भी अंग अगर उसको इग्नोर करेंगे तो फिर हम एक कंप्लीट और परफेक्ट मैन नहीं कहलाएंगे। उसी तरह अगर हमें डेवलप, मैं तो अपने थोड़ा सा कभी कभी ये लोग मुझको बुलाते हैं, मैं कहता हूं व्हाई यू वरी। आज जब हिंदुस्तान डेवलप्ड नेशन पे तभी पहुंचेगा, ये नहीं है कि पहली रो के लोग प्रॉस्परस हो जाएं। जब आखिरी पंक्ति का इंसान 10 रुपए खाली टैक्स देने लगेगा जी, उस दिन भारत विकसित हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जो लास्ट वन है, आई मीन टू से एक रिक्शा पुलर भी, उसको इतना इनकम हो जाए कि 5,10,000 हो जाए, यानी 10,000 रुपए पे उसे 10% 5% टैक्स दे दे। इनडायरेक्ट टैक्स से कभी डेवलप नेशन नहीं हो सकता। कैसे देखते भारत सरकार के काम को और उत्तर प्रदेश सरकार के कामों को आप? हाँ, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, इस वक्त देखिए सबसे अच्छी बात ये कि पॉलिटिकली एंगल से देखिए तो स्टेट में भी जो सरकार है वही सेंटर में है, जो सेंटर में सरकार है वही स्टेट में है। और जब फ्रीक्वेंसी मैच करती है, मेंटल लेवल मैच करता है, ऑब्जेक्ट दोनों के एक है कि शिक्षा को हमें बढ़ाना है, शिक्षा के स्तर को हमें ऊंचा करना है। आज देखिए जो चीज सेंटर में आती है एज इट इज स्टेट उसको अडॉप्ट करता है, एज इट इज स्टेट अडॉप्ट करता है, तुरंत हम अपने की इंस्टीट्यूट में इनकॉर्पोरेट करते हैं, इसको लागू करते हैं। तो एक उसमें बीच में कुछ ये नहीं है, इफ एंड बट नहीं है जो लोग समझते हैं। और हमारा ये मानना है कि सरकार इलेक्शन के वक्त तो पॉलिटिकल पार्टीज कोई हो, जब एक बार सरकार बन गई तो अब वो सरकार उस प्रदेश के हर निवासी की लिए वही रोल है जो उस पार्टी के लोगों के लिए है। ये अगर सोच से काम होता रहेगा तो कोई ऐसा नहीं, और वो ऐसा दिखाई दे रहा है इस वक्त प्रदेश में। जो योगी आदित्यनाथ जी, मैं सैल्यूट करता हूँ, ऐसे ही लोगों की नेतृत्व की जरूरत है। पिताजी की अर्थी रखी है और उसको इग्नोर, मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा सर ये कोई मामूली चीज नहीं है जो आपने कर दिया, कि प्रदेश को जरूरत है आपकी,
और पिताजी को जरूरत है आपकी, तो आपने प्रदेश को चुना, उस समय पिताजी को नहीं चुना। जी, जी, जी। ये एक बड़ा मैसेज है। ये इसलिए मैसेज नहीं क्योंकि उस वक्त देश और समाज जिस स्थिति से गुजर रहा था, संकट बहुत बड़ा संकट में, उस संकट में आप देश के साथ खड़े हो पाए। यही हर नागरिक का कर्तव्य है, हर नागरिक का यह कर्तव्य है। जी। और मैं इसीलिए यह अपने इस जो मुझे ये 3 साल का कार्यकाल है, मैं इसको भी ये कहता हूँ कि मैं यहाँ एज ए टूरिस्ट नहीं 3 इयर्स के लिए आया हूँ। मैं इसको एज ए टेनेंट नहीं आया हूँ कि 3 साल आऊं, इंजॉय करूं, चीजों को डैमेज करूं, उसके 3 साल के बाद निकल जाऊं। नो, मैं यहाँ माली हूँ। मुझे ये देखना है कि हर फूल समय पे खिल रहा है, अपनी ग्रोथ पे पहुंच रहा है और देश को और समाज को अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं कर जी, रहा है। जी। ये करना है। जी। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि आप शिक्षा के स्तर को कहाँ तक ले जाने के बारे में सोचते हैं और क्या क्या नए डेवलपमेंट करना चाहते हैं आप अपनी यूनिवर्सिटी में? देखिए, ये मेरा मानना है 3 साल का समय वास्तव में कम होता है और बहुत जल्दी ये हमारी महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी एक इशारा दे दिया प्रदेश सरकार को, वरना लोग शुरू में 6 महीने सोचते हैं इसको जमने ना दो, तो 6 महीने तो उसको अपने को संभालने में और सिस्टम को समझने में लग जाते हैं और फिर वो आखिर के 3 महीने कहते हैं इसके कीले ठोकते रहो, कहीं ऐसा ना हो ये रिपीट हो जाए। जी, 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 जी। तो मेरा ये अपना खुद का मानना है जी, कि 3 साल में अगर आदमी चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। अगर उसके बाद भी अगर चाहे तो अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए जी रहे हैं, यूनिवर्सिटी के लिए सोच रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर कोई तीसरी आंख है, वो आपको देख रही है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने अभी एक वेबिनार किया, बड़ी बात है कि आपको अगर कोई बड़ी अथॉरिटी आपको आपकी प्रोफेशन का टॉप लेवल का आदमी आपका नाम लेके जी। अगर आपका एक शब्द कह दे तो आप क्या फील करेंगे? ये समझ लिए कि हमें बड़ा अच्छा लगा कि जब गवर्नर मैडम ने अभी वेबिनार में चीफ गेस्ट जब उन्होंने इस विश्वविद्यालय की तारीफ की, इस विश्वविद्यालय की माली के कार्य उसकी कि कैसे आपने क्वारंटाइन में, क्योंकि मैं खुद कूद जाता था पूरी किट में, मैंने तो सीएमओ से कह दिया मुझे किट भेजो, मेरी किट भी मुझे दो, मैं किट पहन के कूद जाता था। अच्छा। और उन लोगों को कंट्रोल करता था क्योंकि हर जगह की शिकायतें सुनते थे, यहाँ से कोई शिकायत नहीं हुई और बहुत खुश हुए। और मैंने यहाँ तक के कह दिया देखो रमजान पाक के महीने में तुम लोग यहाँ हो और ये न समझो कि रोजा जो है वो खाने और पीने का होता है, रोजा इंसान के एक रोए का होता है। अगर आपके शब्द से भी किसी को तकलीफ हो गई तो तुम्हारा रोजा गया, ये ध्यान रखना। तो थोड़ी ये नहीं कि डॉक्टर से बदतमीजी करने लगो या कोई बेचारा वार्ड बॉय है, वो है वो कोरोना वॉरियर्स। आप ये देखिए, हम दूर से, हम एक सिस्टम के साथ, वो बेचारे कैसे कैसे जाके उसी को हर दूसरे दिन सैनिटाइज करना और यही नहीं कुक जाके खाना लगाना, खाना ले जाना, अपने को भी रिस्क में डालना। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तो खैर ये चीज यहाँ देखी कि बहुत शांतिपूर्वक रहे और जब जाने लगे तो मैंने कहा कोई आप लोग कुछ कहेंगे, कोई कमी हुई? कहले नहीं। बहुत अच्छा। मैंने कहा किसने किया? कहले आप। मैंने कहा नहीं, हमने नहीं, ये सब उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। तो एक ऑल ऑफ सडन बच्चों और जवान और बूढ़ों के मुंह से उस बस में निकल पड़ा कि मैं योगी और मोदी जी को दुआएं देता हूं। ये कोई मामूली नहीं है। और क्योंकि सोच के बोलता है आदमी, तो सोचिए प्लान करके बोलना। लेकिन जब वो बस जा रही थी, मैंने कहा भाई कुछ तुम लोग कहोगे? कह रहे नहीं नहीं, योगी और मोदी जी को हम दुआएं देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से इंतजाम। तो भारत जो अखंड भारत था, एक गंगा जमनी तहजीब वाला भारत था, भारत वैसे ही रहेगा। कोई चेंज नहीं आएगा, एक थोड़े से समय। जी जी। तो यहाँ के लिए जब से आप आए हैं तब से आपने क्या क्या बदलाव किए और क्या कुछ नया किया जो मील का पत्थर साबित हो सके? देखिए, पहली बात तो यहाँ 7 साल से के बाद में आया, मतलब एज ए वाइस चांसलर 2013 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। जी जी जी। स्टूडेंट्स के साथ 2017 में मैंने चार्ज लिया। तो यहाँ 12B भी नहीं था, खाली 2F था, जो ऑटोमेटिक होता है। कोई 12B नहीं था, तो उसको 12B भी कराना एक बहुत बड़ी चुनौती थी जी। जो कराया सक्सेसफुली 12B हुआ। इसके बाद हमने
इसमें इसको एक समाज में, प्रदेश में क्या नॉन मुस्लिम क्या मुस्लिम में इसको मदरसा समझा जाता था। कहते थे ये एक एडवांस मदरसा है, जबकि ये यूपी यूनिवर्सिटी एक्ट से गवर्न होता है। जी जी, बहुत लोगों ने। और उसको लोग समझते थे यहाँ उर्दू अरबी फारसी ही पढ़ाई जाती है, या उर्दू अरबी फारसी मीडियम होगा। तो इस चीज को हमने 3 साल तक इसका इतना वाश किया कि अब लोग समझ गए कि ये यूनिवर्सिटी है। फिर हमने कहा कि नहीं, वक्त की जरूरत है कि अगर यहाँ पे इसमें लोग आते हैं तो वो ये ना समझे, जबकि यहाँ उर्दू अरबी फारसी तो है, मैंने अभी संस्कृत जोड़ी है। क्या बात। और संस्कृत को इसलिए जोड़ा कि यहाँ मैंडेटरी था कि उर्दू अरबी फारसी में एलिमेंट्री के रूप में कोई एक पेपर पढ़ना है। तो इस साल से बच्चा संस्कृत भी पढ़ेगा, क्योंकि एक ऑप्शन हमने और जोड़ दिया, एक विकल्प, 4 सब्जेक्ट में कोई एक आप पढ़ो। तो अब ये आपकी चॉइस दे दी, मुस्लिम बच्चा चाहे संस्कृत पढ़े, हिंदू बच्चा चाहे उर्दू पढ़े, चाहे हिंदू बच्चा कहे नहीं हम संस्कृत लेंगे और मुस्लिम बच्चा कहे हम उर्दू या अरबी फारसी कोई लेंगे। लेकिन ये था ही था। फिर सरकार ने, गवर्नर मैम ने इसका नाम भाषा विश्वविद्यालय, अच्छा, तो उर्दू अरबी फारसी हटा, ये हो गई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, भाषा विश्वविद्यालय। तो भाषा विश्वविद्यालय से जो इसका तेजी गति से विकास होगा, इसको कोई छू नहीं पाएगा, हम रहे या ना रहे, विश्वविद्यालय चलता रहेगा और इसको जिस सूफी फकीर के नाम पर है उसका आशीर्वाद रहेगा। और हर विश्वविद्यालय जो भी सही से अगर ट्रैक पे चल रहे हैं जी, तो वो बढ़ते चले जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज हमने आते के साथ ही फिर कहा कि नहीं, एक मैसेज जा रहा है, तो लोगों को मैंने तुरंत बीटेक खोला, और बीटेक पूरे प्रदेश में खोला। पहले गया AICTE से अप्रूव्ड, बाद में कराया गया। ये यूनिवर्सिटी है कि जिसने AICTE से अप्रूवल पहले लिया है, उसके बाद बीटेक खोला। ये कोई मामूली बात जी नहीं है। जी जी। और 12B भी है इस वक्त AICTE से अप्रूव्ड। हमारे पास बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आपका NFT, फैशन टेक्नोलॉजी, ये सब हैं। इसके साथ मैंने इसी के पैरेलल जब मैंने लैब बनाई तो हमने कहा कि भाई अब तो शेयरिंग की तरफ गवर्नमेंट की भी सोच है कि आप शेयरिंग कीजिए। तो मैंने BSc भी फौरन खोला कि जब यही लैब्स हमारे लिए काम आएंगी तो जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी खोल दिया। उर्दू अरबी फारसी, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ तो है ही है। प्रोफेशनल में BCA भी है, MCA भी है हमारे पास, BCom भी है, MCom भी है, BBA भी है, MBA भी है, B.Ed भी है, सब कुछ है हमारे पास। मास कॉम है, जर्नलिज्म है। पूरे प्रदेश में ऐसे स्टूडियो नहीं होगा जो स्टूडियो यहाँ है जी। और किसी दिन मैंने कहा कि जब मैं इनॉग्रेशन करूंगा, मैंने अवनीश अवस्थी जी से भी कहा कि आइए देखिए, आप एजुकेशन के ऊपर हम काम करेंगे, हम डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। हमने इस लेवल का और फिल्म मेकिंग का भी कोर्स हम इसी साल शुरू कर रहे हैं। तो आप देखिएगा कि यूनिवर्सिटी को कोई इसकी ऊंचाइयों को कोई रोक नहीं पाएगा। ये तो मुझे, हाँ, सड़क तक बस खाली इसको मुख्य मार्ग से जोड़ना है। ये मुख्य मार्ग से जुड़ गई तो फिर समझ लिए कि ये, क्योंकि थोड़ा आपने देखा होगा अंदर और 99.9% इसकी प्रक्रिया का पालन हो गया, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बस ये कि अब शासन को, DM को पैसा देना है, DM उन लोगों को बुला के पैसा दे के जमीन को इसमें जोड़ दे। और योगी जी से मेरी बात हुई, उनका नहीं, ये सब आवश्यक चीजें होएगा, जरूर मैं करूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया आपकी सोच है। अब मुझे आप थोड़ा सा अपने सफर के बारे में बता दीजिए कि कैसे आपने संघर्ष किया, क्या तैयारियां की, कैसे यहाँ तक पहुंचे। इसके ऊपर अगर आप कभी अलग बनाए तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। जी जी जी, समय कम है अपने पास में। हाँ, जितने लोगों ने मुझसे इसके ऊपर बात की तो 2 बार तो उन्होंने रुमाल निकाल के अपनी आंखें पोंछी है। लेकिन मैं थोड़ा सा अगर यही करता रहूंगा तो फिर थोड़ा सा और परिपक्व होना पड़ेगा, इमोशंस का अब तलक चलेंगे। तो एक दौर था, चला गया। तो एक मामूली इंसान, जैसे गांव का एक सबसे कमजोर किसान कहा जाता है जी, वो वाला जो बटाई पे लेके कोई करता है। जागीरदार कोई और होता है, बटाई पे उसको 1 बीघा भूमि मिल गई, 2 बीघा मिल गई, उसके ऊपर बेचारा रात दिन काम कर। मैं ऐसे पिता का बेटा रहा हूँ, शहर के, गाँव का किसान, शहर का एक मामूली, मैं उसका बेटा रहा हूँ, बड़ी मेहनत से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और हम आपसे फिर भी आगे बात करेंगे, तब आपकी संघर्ष की कहानी के बारे में जानेंगे। और एक चीज मैं और आपको बता दूं जी,
जो इस वक्त जो वर्तमान आपको एक चेंज दिख रहा है यूनिवर्सिटी में, वो रूसा ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया। रूसा की वजह से आप इसके मेरे पीछे देखिए कि नई एक बिल्डिंग बन गई है, स्टडी सेंटर बनाया है जी। हमने, पूरी कंप्यूटर लैब हमारी बिल्कुल इतनी है कि आप लैंग्वेज लैब है, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी, ये सब लैंग्वेज लैब भी आपको मिली। मीडिया सेंटर इसी रूसा से बना। और इंपॉर्टेंट बात बताएं, 10 साल से ये बिल्डिंग का आधा हिस्सा लाइब्रेरी का एबंडेंट पड़ा हुआ था। जी जी जी। बल्कि यूजीसी ने कहा कि हमारा पैसा दिया हुआ वापस करो विद इंटरेस्ट। 10 साल से ऊपर वाले ने कुछ दया की, कुछ रहम आया, मैं प्रपोजल लेके पहुंचा, समझाया, तो उसने जो बचा हुआ पैसा था जिसकी वजह से ये अधूरी थी, वो भी पैसा दे दिया, ये बिल्डिंग भी पूरी हो गई। चलिए, और एक अच्छा स्टाफ यूनिवर्सिटी के बहुत पास। बढ़िया प्रयास है आपका, और जाहिर सी बात है कि अगर आप जैसे लोग रहेंगे तो यूनिवर्सिटियां आगे बढ़ेंगी, तरक्की करेंगे और शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप इसी तरह से यूनिवर्सिटी का कल्याण करते रहें और शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाते रहें। तो हमारे साथ में मारूफ रजा साहब जो लखनऊ से सीधे जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपनी यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाएंगे। संवाद में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।